हेलो स्टूडेंट्स, बेटा कैसे हो आप सभी। आज हम फ्रिक्शन की कंटिन्यूटी में ही आज का टॉपिक करेंगे। आज हम फ्रिक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे। थ्योरी हमने कर ली है पिछले लेक्चर्स में, सो आज हम न्यूमेरिकल से शुरू करेंगे। तो बेटा मैं हूं पवन सिंह और आप देख रहे हो अपना चैनल फिजिक्स ज्ञानम। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल से शुरू करते हैं। सेकंड क्वेश्चन। तो बेटा ये एक सरफेस है, इस पे एक ब्लॉक पड़ा है, इस पे ब्लॉक पड़ा। तो क्वेश्चन ये है कि जब इस पे 15 न्यूटन से 15 न्यूटन से कम फोर्स लगाई जाती है इस ब्लॉक पे, तो ये मूव नहीं करता, ठीक है। और अगर जब हम इस पे 15 न्यूटन फोर्स लगाते हैं और थोड़ा सा पुश देते हैं तो ये बॉडी मूव करने लगती है। और ये बॉडी जो है 10 मीटर कवर करती है, 10 मीटर कवर करती है इन 5 सेकेंड, ठीक है। ये चीजें हमें दी हैं। क्या दिया है कि एक ब्लॉक है, सरफेस पे पड़ा है और जब उस पे 50 न्यूटन से कम फोर्स लगती है, 50 न्यूटन से कम फोर्स लगती है तो ब्लॉक मूव नहीं करता। और जब हम इस पे फोर्स लगाते हैं 50 न्यूटन के इक्वल, ठीक है ना, और थोड़ा सा जर्क देते हैं, पुश देते हैं, तो ये मूव करने लगती है। थोड़ा सा पुश देने का क्या मतलब है कि जब हम 15 न्यूटन फोर्स लगाते हैं इस पे तो बॉडी रेडी हो जाती है बिल्कुल मूव करने के लिए। यानी कि उस वक्त जो फ्रिक्शन लगेगा इस पे वो किसके इक्वल होगा, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल होगा। हमने बहुत सी कंसेप्ट जो है इससे रिलेटेड कर लिए है कि जब बॉडी इज जस्ट बिगिन टू स्लाइड, कि वो मूव करने के लिए बिल्कुल तैयार होती है, उस वक्त मैक्सिमम फ्रिक्शन लगता है बॉडी पे, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन के। यानी कि जब 50 न्यूटन फोर्स इस पे लगेगी तो बॉडी पे कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। और जब हम इसे पुश दे देंगे तो ये मूव करने लगेगी। जब ये मूव करने लगेगी तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन किस में चेंज हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन में। और हमें मालूम है कि जब ये मूव करेगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है। यानी अप्लाइड फोर्स 15 न्यूटन फोर्स जो है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन कम होता है ना। जब तक तो स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के इक्वल रहेगी, मगर जब बॉडी मूव करने लगेगी तो स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक में चेंज होगा और काइनेटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स से क्या होगी, कम होगी, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है। तो उस केस में क्या होगा, बॉडी में एक्सेलरेशन आएगी, तो वो एक्सेलरेशन भी हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये दोनों कोएफिशिएंट हमने फाइंड आउट करने हैं। तो ठीक है बेटा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब हम इस पे 50 न्यूटन फोर्स लगाते हैं, ठीक है ना, 50 न्यूटन फोर्स, तो ये बॉडी जो है बिल्कुल चलने के लिए तैयार होती है। यानी कि इस पे जो फोर्स लग रही होती है उस वक्त कौन सी लग रही होती है, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन लग रही होती है, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। तो उस केस में क्या होता है कि जो अप्लाइड फोर्स है किसके इक्वल होती है, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन के। तो अप्लाइड फोर्स कितनी है, 15 न्यूटन है। लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन की क्या फार्मूला होता है, म्यू एस इंटू एन। तो यहाँ पे नॉर्मल कितनी है, जितना इसका मान लो वेट है। ये बॉडी जो है हमें 2.5 kg की दी, ठीक है ना। ये जो बॉडी है, ये जो ब्लॉक है कितने kg का दिया, 2.5 kg का। तो यहाँ पे देखो n की वैल्यू भर दो, फिर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, mg को बैलेंस कर रहा है तो ये mg आ जाएगी। तो यहाँ पे फिर g की वैल्यू भरो m की वैल्यू भरो 2.5, g की वैल्यू 10 भर देते हैं, कितना आ गया, ये 25 आ गया। इधर कितना है, 15 है। तो म्यू एस कितना आ गया, 15/25 आ जाएगा, और अप्रोक्सीमेटली ये 0.6 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन चेक कर लेनी है। तो ये मैंने सही लिखा है, लगता है मुझे सही है। सो इस तरह से हम कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बेटा फाइंड आउट कर लेंगे। वो कितनी आ गई है, 0.6।
अब देखो क्या होगा, जब हम इसको पुश देंगे पीछे से थोड़ा सा, ये ब्लॉक जो है मूव करना शुरू कर देगा। स्टैटिक फ्रिक्शन किस में चेंज हो जाएगा, किनेटिक फ्रिक्शन में। और किनेटिक फ्रिक्शन जो है स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ा सा क्या होता है, किनेटिक फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ा सा कम होता है। फोर्स जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल है, यानी किनेटिक फ्रिक्शन फोर्स से क्या होगी, अप्लाइड फोर्स से थोड़ी सी कम होगी, इसलिए बॉडी में एक्सेलेरेशन आएगी। वो एक्सेलेरेशन पहले फाइंड आउट करनी है। तो देखो हमें क्या दिया है कि बॉडी ने 10 मीटर कवर किए है 5 सेकंड में, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, पहले तो बॉडी रेस्ट में ही थी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, 10 मीटर, टाइम कितना लगा, 5 सेकंड। सो फार्मूला हम लगा लेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो एस कितना है, 10 मीटर, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ये आ गया हाफ a इंटू टी स्क्वायर, टी कितना दिया है 5 सेकंड, 5 का स्क्वायर हो गया। ये आ गया 10 इज इक्वल टू हाफ इंटू 25 इंटू ए, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 20/25 होगी। ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 20/20, इसे कैंसिल कर लो 5 से, 4/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। एक्सेलरेशन कितनी आ गई, 4/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा जब ये मूव करना शुरू करेगी, अप्लाइड फोर्स तो इस तरफ लगेगी, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन की जगह क्या लगेगा, किनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो लगाओ इक्वेशन ऑफ मोशन, तो क्या बन जाएगा कि अप्लाइड फोर्स माइनस किनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि बॉडी में अब एक्सेलरेशन है, बॉडी चल रही है। तो क्या हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स कितनी है 15 न्यूटन, किनेटिक फ्रिक्शन कितना आ जाएगा म्यू के इंटू एम जी इज इक्वल टू एम इंटू ए। वैल्यू भर दो, 15 माइनस म्यू के, एम कितना है 2.5 इंटू 10 इज इक्वल टू 2.5 इंटू ए की वैल्यू कितनी थी 4/5 थी। तो इसे सॉल्व करो, देखो कितना होता है 15 माइनस म्यू के, ये देखो 2.5 को 10 से मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 25 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 4 2 आ जाएगा, ठीक है ना। 2.5 को 5 से कैंसिल करेंगे तो 0.5 आएगा, और 0.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। सो माइनस म्यू के इंटू 25 इज इक्वल टू कितना, 15 को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, -13 हो गया, इससे कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, म्यू के कितना आ गया 13/25, ये अप्रॉक्सीमेटली 0.52 आएगा। ये चेक कर लेना कैलकुलेशन। तो इस तरह से बेटा हम कोफिशिएंट ऑफ किनेटिक फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इस केस में फाइंड आउट करना है, ठीक है। आपको समय लग गया होगा क्या किया मैंने, ठीक। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वो कैसे करना है, ठीक है। तो बेटा वीडियो को पॉज करके इसको अपनी नोटबुक पे नोट करते रहना जो मैं दिखा रहा हूँ। सो थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है बेटा, ये है एक ब्लॉक है, ब्लॉक पड़ा है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो दिया हुआ है म्यू, ठीक है। तो इस पे हम एक फोर्स लगाते हैं, ऐसे इस तरह से फोर्स लगाते हैं जो कि वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बनाती है। पुश करते हैं इसको, पुश पुल नहीं करते, पुश करते हैं, ऐसे फोर्स लगाई। तो क्वेश्चन ये है कि कितनी फोर्स चाहिए बॉडी को जस्ट मूव करने के लिए, जस्ट मूव करने के लिए, कि कितनी फोर्स इस पे हम लगाएं फॉरवर्ड डायरेक्शन में कि इट जस्ट स्टार्ट मूविंग, कि कितनी फोर्स चाहिए हमें यहाँ पे, कितना पुश चाहिए हमें कि इट जस्ट स्टार्ट मूविंग, कि ये मूव करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। तो वो हमें फाइंड आउट करनी है। सो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फोर्स required so that body just start moving, body just start moving, ठीक है।
तो बॉडी जस्ट स्टार्ट मूव, बेटा बॉडी जस्ट स्टार्ट जब ऐसे लिखा हो तो आपको मालूम ही है, हमने बहुत से ऐसे क्वेश्चन कर लिए हैं कि जब ये लिखा हो तो उसका क्या मतलब होता है कि वो फोर्स हमने फाइंड आउट करनी है जब बॉडी बिल्कुल मूव करने के लिए तैयार हो जाती है, यानी उस वक्त जो फ्रिक्शन लगेगा वो कौन सा लगेगा, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो मान लेते हैं कि फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं हम कितनी कर रहे हैं, एफ कर रहे हैं। तो एफ को रिजॉल्व करो इसके कंपोनेंट्स में, ये देखो पहले इसकी डायरेक्शन बनाओ, इसकी डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली है, ऐसे लग रही है फोर्स ये, ठीक है। और वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रही है, ये थीटा बना रही है, क्योंकि जब हमने किसी फोर्स को रिजॉल्व करना होता है तो उसकी डायरेक्शन पहले देखनी पड़ती है। तो इसकी डायरेक्शन इस तरह से है जैसे मैंने बनाई है, तो इसकी डायरेक्शन इस तरह से है, यानी फोर्स इस तरह से लग रही है। तो इसको अब रिजॉल्व करो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, एफ कॉस थीटा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, एफ साइन थीटा आ जाएगा। यहाँ पे नहीं हम रिजॉल्व कर सकते, इसकी डायरेक्शन को देखना है कि वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रही है, तब हम वहां पे जाके रिजॉल्व करेंगे। और वेट बॉडी का किस डायरेक्शन में लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये तो हमें मालूम ही है, ठीक है। तो ये जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है एफ साइन थीटा, ये वाली फोर्स है जो इसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगी, यानी ये फोर्स जब लगेगी तो बॉडी जस्ट बिगिन टू स्लाइड, और इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो किसके इक्वल लगेगा, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन की। सो लगा लो फिर कंडीशन क्या है कि एफ साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि बॉडी मूव तो कर नहीं रही, जस्ट बिगिन टू स्लाइड है कि मूव करने के लिए तैयार है। तो इसका मतलब है कि एफ साइन थीटा माइनस एफ एल किसके इक्वल होगा, जीरो के, मास इंटू एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन जीरो है ना क्योंकि अभी मूव नहीं कर रहे, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एफ एल। सो एफ साइन थीटा किसके इक्वल आ गया, एफ एल क्या है, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, उसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू इंटू, म्यू दिया है ना यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो म्यू यूज कर लेंगे, तो म्यू इंटू क्या आ जाएगा, नॉर्मल। तो यहाँ पे देखो नॉर्मल, नॉर्मल जो है इस डायरेक्शन में है, ठीक है ना। नॉर्मल किसको बैलेंस कर रही है, जो डाउनवर्ड फोर्सेस है, डाउनवर्ड फोर्सेस कौन सी है, एफ कॉस थीटा और एम जी। सो नॉर्मल की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी एफ कॉस थीटा प्लस एम जी के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो म्यू से इसको मल्टीप्लाई कर दो, म्यू एफ कॉस थीटा प्लस म्यू एम जी, ठीक है ना। ये इस तरफ कौन सा है, एफ साइन थीटा, म्यू एफ कॉस थीटा को इस तरफ ले आओ, क्या बन जाएगा, एफ साइन थीटा माइनस म्यू एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी हो गया। यहां से एफ कॉमन है, बाहर निकालो, अंदर क्या रह गया, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी। तो एफ किसके इक्वल आ गया, ये आ गया म्यू एम जी, म्यू एम जी ओवर साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। देखो सो बेटा ये आ गया, ठीक है ना। इतनी फोर्स चाहिए बॉडी को जब हम लगाएंगे तो इट जस्ट बिगिन टू स्लाइड, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में क्या आया, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा आया है, ठीक है। और बेटा यहाँ पे देखो एक कंडीशन बनती है कि इफ टेंजेंट थीटा इज लेस देन म्यू, मान लो टेंजेंट थीटा अगर म्यू से लेस है तो क्या होगा, टेंजेंट थीटा क्या होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा इज लेस देन म्यू, यानी कि साइन थीटा इज लेस देन म्यू कॉस थीटा। सो अगर साइन थीटा म्यू कॉस थीटा से लेस है तो इधर देखो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आएगा। इसका मतलब है कि जब ये कंडीशन होगी तो फोर्स इज ऑलवेज लेस देन जीरो आएगी, यानी नेगेटिव आएगी। सो जितनी अगर tan थीटा म्यू से लेस है तो आप जितनी मर्जी अप्लाइड फोर्स लगा लो बॉडी मूव नहीं करेगी, ठीक है ना। सो ये कंडीशन होती है, कई बार पूछ लेते हैं कि अगर tan थीटा इज लेस देन म्यू देन व्हाट हैपन। सो अगर tan थीटा म्यू से लेस होगा तो क्या होगा कि फोर्स नेगेटिव आएगी, लेस देन जीरो आएगी, और जितनी मर्जी फोर्स आप अप्लाइड लगा लो बॉडी मूव नहीं करेगी,
ठीक है। तो ये था बेटा हमारे थर्ड प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, देखते हैं उसमें क्या होता है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में ये है कि फोर्थ प्रॉब्लम है हमारी कि जैसे मान लो ये सरफेस है, इस पे एक बड़ा ब्लॉक पड़ा है, ये बड़ा ब्लॉक पड़ा है, इस तरह से एक पुली लगी है यहाँ, एक छोटा ब्लॉक इधर है और एक छोटा ब्लॉक इधर है। दोनों का मास m है और कैपिटल वाले का मास क्या है, कैपिटल M है। ठीक है। ये नीचे जो सरफेस है ये स्मूथ है, स्मूथ है, फ्रिक्शनलेस है। नीचे वाला सरफेस क्या है, स्मूथ है, स्मूथ सरफेस है। और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या दिया है, म्यू दिया है। यहाँ पे भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है और यहाँ पे भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया है, म्यू दिया है। ओके। तो क्वेश्चन ये है कि बड़े ब्लॉक पे हम फोर्स F लगाएंगे। अब देखो अगर इस पे कोई फोर्स ना लगाए, मान लो अभी कोई फोर्स नहीं लगाए, तो ये ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएंगे, ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएंगे। तो क्वेश्चन ये है कि इस पे कितनी फोर्स लगाएं, मिनिमम और मैक्सिमम, कि ये ब्लॉक्स जो है स्टेशनरी रहे, मूव ना करें। ये वाला ब्लॉक जो है नीचे को ना आए, ये वाला ब्लॉक आगे को ना जाए, सिस्टम क्या रहे, स्टेशनरी रहे। तो इस पे कितनी मिनिमम और मैक्सिमम फोर्स हम लगाएं कि ब्लॉक्स जो हैं वो स्टेशनरी रहे, ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम फोर्स, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम फोर्स required so that blocks remain stationary, कि ब्लॉक जो है वो मूव ना करे। तो कितनी फोर्स लगे, तो पहले मिनिमम का केस कर लेते हैं कि कितनी मिनिमम फोर्स लगाए, मिनिमम वाला केस कर लेते हैं। तो बेटा जब ऐसा है कि जब हम इस ब्लॉक पे फोर्स लगाएंगे बड़े वाले पे, तो इसमें एक्सेलरेशन आएगी, क्योंकि जब बॉडी पे फोर्स लगेगी तो उसमें एक्सेलरेशन आएगी, ये मूव करेगा विद एक्सेलरेशन ए। तो हमने क्या करना है कि इस बड़े ब्लॉक पे खड़े होके ही सारे सिस्टम को ऑब्जर्व करना है, यानी कि हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो बड़े ब्लॉक पे फिक्स करना है। तो बड़ा ब्लॉक क्या है, एक्सेलरेटेड है, तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी क्या होगा, एक्सेलरेटेड। और एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, नॉन इनर्शियल। और जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सिस्टम को देखेंगे तो सिस्टम पे क्या लगेगी, एक सूडो फोर्स लगेगी। ये तो आपको मालूम ही है कि जब भी हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सिस्टम को देखते हैं तो सिस्टम में क्या लगती है, सूडो फोर्स लगती है। सो ऊपर वाले ब्लॉक पे भी सूडो फोर्स लगेगी, नीचे वाले पे भी लगेगी। तो किस तरफ को लगेगी, देखो जैसे फोर्स जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में बड़े ब्लॉक में एक्सेलरेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगी, तो हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो भी एक्सेलरेटेड होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड होगा। मान लो ये एक्सेलरेशन से, तो हमें मालूम है कि सिस्टम में एक्सेलरेशन कितनी आती है, इक्वल एंड अपोजिट टू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कि ऊपर वाले ब्लॉक में एक्सेलरेशन आएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में, सेम एंड अपोजिट, और नीचे वाले ब्लॉक में किस तरफ आएगी, इस पे भी पीछे वाली डायरेक्शन में आएगी। यानी कि नीचे वाला ब्लॉक जो है वो बड़े ब्लॉक को फोर्स लगाएगा कितनी, MA बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो बड़े वाला ब्लॉक भी छोटे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो वो किस तरफ लगेगी, इस तरफ लगेगी। ये वाली फोर्स जो लगी है MA, ये वाली फोर्स जो इसको नॉर्मल प्रोवाइड करेगी, नॉर्मल फोर्स प्रोवाइड करेगी। इसी तरह से बेटा ये जो मास है इस पे भी सूडो फोर्स लगेगी बैकवर्ड डायरेक्शन में, इस तरह से, ठीक है ना। तो ये आ गया।
और इस पे कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी, एक तो टेंशन लगेगी अपवर्ड डायरेक्शन में, और क्या लगेगा, इसका वेट लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना। और ये जो ब्लॉक है ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है, नीचे आने को मूव करने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन किस तरफ को लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। ये ब्लॉक जो आगे जाने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा, पीछे को, और टेंशन किस तरफ लगेगी, ऐसे। तो ये सारी एफबीडी हो गई इस सिस्टम की। तो बेटा जब हम पहले हम मिनिमम फोर्स फाइंड आउट करेंगे, तो मान लो मिनिमम फोर्स मैंने इस पे लगाई है, ये मिनिमम फोर्स हम जब लगाएंगे तो सिस्टम जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं आएगा, यानी ये ब्लॉक जो है ये नीचे को नहीं आएगा और ऊपर वाला ब्लॉक हॉरिजॉन्टल को नहीं जाएगा। कोशिश करेगा नीचे आने की मगर जा नहीं पाएगा, क्योंकि इस पे सूडो फोर्स लग रही है। ये देखो ये ऊपर वाले ब्लॉक पे पीछे को लग रही है ना, तो जिसके कारण ये सूडो फोर्स जो है इस सिस्टम को रोक के रखेगी, नीचे नहीं आने देगी, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ सेकंड लॉ लगाओ, पहले नीचे वाले ब्लॉक पे फिर ऊपर वाले ब्लॉक पे। सो नीचे वाले ब्लॉक की एफबीडी मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये देखो नीचे वाला ब्लॉक है, इस पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है, एक तो इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। ऐसे ये सरफेस के साथ है ना बड़े ब्लॉक के, तो ये बड़े ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा है एम ए अंदर को, तो बड़ा ब्लॉक भी इस पे लगाएगा इक्वल एंड अपोजिट फोर्स बाहर को। और कौन सी लग रही है, फ्रिक्शन लग रही है अपवर्ड डायरेक्शन में। और कौन सी लग रही है, टेंशन भी लग रही है इस पे, ठीक है ना। ये थ्रेड के साथ ऐसे अटैच है ना, तो इसमें टेंशन भी लगेगी। सो ये फोर्सेस हैं जो इस पे एक्ट करेंगे। तो अब ये ब्लॉक जो नीचे आने की कोशिश कर रहा है, आ नहीं पा रहा मगर कर रहा है, तो इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी, mg माइनस टी माइनस एफ, ठीक है। mg माइनस टी माइनस एफ इज इक्वल टू जीरो। जीरो क्यों, क्योंकि ये स्टेशनरी है, आने की कोशिश कर रहा है मगर आ नहीं पा रहा है, स्टेशनरी, तो एक्सेलरेशन जीरो है, तो इसलिए किसके इक्वल आ गया, ये जीरो के। सो इसे फिर ओपन करो, mg माइनस टी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी होगी, क्योंकि लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन लग रही है तो कितनी होगी, म्यू, म्यू दिया है ना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू इनटू एन इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे एन क्या है, ये देखो नॉर्मल फोर्स कौन सी है, एम ए, तो यहाँ पे नॉर्मल की जगह क्या भरेंगे, एम ए भरेंगे। तो क्या आ गया, एम जी माइनस टी माइनस म्यू इंटू एम ए इज इक्वल टू जीरो आ गया। सो एम जी माइनस टी किसके इक्वल आ गया, म्यू इंटू एम ए के इक्वल आ गया। तो बेटा यहाँ पे t की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। t दूसरी तरफ ले जाओ, क्या बन गया, t प्लस म्यू एम ए। सो म्यू एम ए को इस तरफ ले आओ, ये बन गया एम जी माइनस म्यू एम ए इज इक्वल टू टी। तो ये बन गया, m को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, g माइनस म्यू ए इज इक्वल टू टी, ये t की वैल्यू है, ठीक है। अब हमने दूसरी बॉडी का देखना है। दूसरी बॉडी पे देखो कौन सी फोर्स लग रही है, टी लग रही है, एफ लग रही है। तो ये आ गया टी माइनस एफ इज इक्वल टू जीरो। टी लग रही है, एफ लग रही है, बेटा ये सूडो फोर्स भी लग रही है, ठीक है ना। टी और एफ अकेली नहीं लग रही है, सूडो फोर्स भी बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। सो माइनस एम ए भी करेंगे इज इक्वल टू जीरो। तो क्या हो गया, टी माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है ना। सो टी एफ की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, म्यू इंटू नॉर्मल। नॉर्मल क्या है, देखो इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, तो नॉर्मल इस तरफ करेगी, तो नॉर्मल वेट को बैलेंस कर रही है, यहाँ पे आएगा एम जी इज इक्वल टू एम ए आ गया। तो ये देखो टी की वैल्यू ये हमने फाइंड आउट की है, ये वाली टी की वैल्यू यहाँ पे भर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, एम इंटू जी माइनस म्यू ए, ठीक है। तो ये आएगा माइनस म्यू एम जी इज इक्वल टू एम ए। ये देखो m पूरी इक्वेशन में कॉमन है तो इसे कैंसिल कर देते हैं। ये आ गया g माइनस म्यू ए माइनस म्यू जी इज इक्वल टू ए, इसके इक्वल आ गया। अब एक्सेलरेशन निकालनी है, तो ये माइनस म्यू ए को दूसरी तरफ ले जाओ, क्या बन जाएगा, g माइनस म्यू जी इज इक्वल टू ए प्लस म्यू ए। यहाँ पे देखो g कॉमन आ गया, ये बन गया वन माइनस म्यू इज इक्वल टू ए इंटू वन प्लस म्यू। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, वन माइनस म्यू ओवर वन प्लस म्यू इंटू जी, इतनी एक्सेलरेशन आ गई। तो यानी कि पूरे सिस्टम में इतनी एक्सेलरेशन हो।
अब बड़े ब्लॉक में एक्सेलेरेशन कितनी मैंने बताई थी, ए बताई थी, तो एक्सेलेरेशन फाइंड आउट कर ली हमने, इतनी आ गई। तो इस पे कितनी फोर्स मिनिमम लगेगी। अब देखो ब्लॉक का मास कितना है, एम है, और इस पे दोनों ब्लॉक भी पड़े हुए हैं, तो नेट मास बॉडी का कितना होगा, नेट मास बॉडी का होगा एम प्लस एम, क्योंकि ये दोनों ब्लॉक भी तो इसी पे पड़े हैं, तो नेट मास बॉडी का इतना हो गया। तो हमें मालूम है कि फोर्स किसके इक्वल होती है, फोर्स होती है मास इनटू एक्सेलेरेशन। सो नेट मास कितना है m प्लस 2m, और एक्सेलेरेशन कितनी है, ये देखो हमने ये फाइंड आउट की है, तो ये कितना आ गया 1 माइनस म्यू ओवर 1 प्लस म्यू इनटू जी। ये मिनिमम फोर्स हमने फाइंड आउट कर ली, ठीक है ना। तो ये मिनिमम फोर्स आ गई जो हम इस ब्लॉक पे लगाएंगे ताकि ये ऊपर वाले ब्लॉक्स जो हैं ये मूव ना करें, ठीक है। अब इसका हमने हाफ क्वेश्चन कर दिया, अब हाफ रह गया है। कौन सा रह गया है कि मैक्सिमम फोर्स फाइंड आउट करनी है, कि कितनी मैक्सिमम फोर्स लगाएं कि ये ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव ना करें। उसके लिए क्या करना है अब देखते हैं। सो इससे पहले आप नोट कर लो नोटबुक पे पॉज करके, तो फिर नेक्स्ट देखते हैं इसका क्या करना। तो ये इसकी डायग्राम भी मुझे रब करनी पड़ेगी, क्यों करनी पड़ेगी आपको भी पता चल जाएगा। तो ये मैं दोबारा बनाता हूँ। ये बड़ा ब्लॉक है, ये पुली लगी है, एक ब्लॉक ये बड़ा है, एक ऐसे है, ठीक। इसका भी मास एम है, इसका भी मास एम है, और कैपिटल वाले का कैपिटल एम है। अब देखते हैं। अब देखो बेटा, जब मिनिमम फोर्स लगाई थी तो बॉडी में टेंडेंसी क्या थी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आनी, ठीक है ना। और जब हमने फोर्स लगाई थी तो इस पे सूडो फोर्स लगी थी बैकवर्ड डायरेक्शन में, जिसने इसको डाउनवर्ड नहीं आने दिया था। अब जैसे जैसे हम अप्लाइड फोर्स बढ़ाएंगे ये सूडो फोर्स भी बढ़ेगी। जब फोर्स मैक्सिमम हो जाएगी तो ये सूडो फोर्स इतनी हो जाएगी कि इन ब्लॉक्स को ये ऊपर को खींचने की कोशिश करेगी, यानी कि इन ब्लॉक्स में अब टेंडेंसी आ जाएगी नीचे जाने की बजाय ऊपर जाने की, ठीक है ना। सो अब हम इसमें इनका मोशन जो है वो अपर डायरेक्शन में कंसीडर करके इसको सॉल्व करेंगे। तो मान लेते हैं इस पे फोर्स लग रही है एफ मैक्सिमम, ठीक। उस एफ मैक्सिमम करके कितनी एक्सेलरेशन आती है, इसमें मान लेते हैं ए एक्सेलरेशन आती है इस डायरेक्शन में। सो इन दोनों ब्लॉक्स पे सूडो फोर्स लगेगी जैसे मैंने पिछले वाले केस में किया था। सो ऊपर वाले ब्लॉक में सूडो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, नीचे वाले पे किस तरफ लगेगी, वो भी इसी डायरेक्शन में लगेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जो नीचे वाला ब्लॉक है ये भी इस पे फोर्स लगाएगा इसी डायरेक्शन में, ये नॉर्मल बन। अब देखो ये ब्लॉक जो है अपर डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा, इसकी टेंडेंसी है ऊपर को जाने की। तो जब ये ऊपर को जाने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है ना। तो वेट इसका किस तरफ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। टेंशन किस तरफ है, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो ये बन गई इसकी एलपीडी। तो यहाँ से फिर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो, क्योंकि बॉडी की टेंडेंसी है ऊपर को जाने की। तो ये लिखेंगे टी माइनस एफ माइनस एम जी इज इक्वल टू 0। 0 क्यों लिखा है, क्योंकि बॉडी स्टेशनरी है, मूव करने की कोशिश कर रही है, मूव कर नहीं पा रही। तो ये इसके इक्वल आ गया। सो टी माइनस एफ किसके इक्वल आएगा, म्यू इंटू एन, नॉर्मल कितनी है यहाँ पे एम ए, माइनस एम जी इज इक्वल टू 0 हो गया। सो टी किसके इक्वल आ गया है, ये आ गया, देखो एम बाहर निकाल लिया मैंने, तो एम अगर बाहर निकालने जाएगा जी प्लस म्यू ए के इक्वल आ जाएगा, टी इज इक्वल, देखो ठीक लिखा मैंने, तो ठीक लिखा। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। अब सेकंड बॉडी को देखो, ये वाली कर लिया, ऊपर वाली बॉडी को देखो, इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, नॉर्मल अपर डायरेक्शन में एक्ट करेगी। ये इस तरफ आने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन किस तरफ लगेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। टेंशन भी इस तरफ लग रही है, ठीक है ना। तो सूडो फोर्स है जो इस तरफ लगेगी। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आएगी इसकी, तो सेकंड बॉडी की, या मैं इसे बॉडी, कौन सी बॉडी लूं, सेकंड बॉडी लिख देता हूं। ये कौन सी बॉडी है, फर्स्ट बॉडी है, ठीक है। सो अब सेकंड बॉडी के लिए मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूं, सेकंड बॉडी है ऊपर वाली। तो क्या आ जाएगी, एम ए माइनस टी माइनस एफ इज इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो
टी को दूसरी तरफ ले जाओ, ये बन गया एम ए माइनस एफ इज इक्वल टू टी हो गया। सो एम ए कितना है यहाँ पे, नहीं एफ एफ कितना है यहाँ पे, म्यू इंटू नॉर्मल, और नॉर्मल कितनी है एम जी के इक्वल है, इज इक्वल टू टी हो गया। ठीक है, सो टी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से इसमें भर दो, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एम ए माइनस म्यू एम जी इज इक्वल टू एम इंटू जी प्लस म्यू ए, इतना आ जाएगा। अब इसको ओपन करो, एम ए माइनस म्यू एम जी इज इक्वल टू एम जी प्लस म्यू एम ए। ये देखो एम पूरी इक्वेशन में है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया ए माइनस म्यू जी इज इक्वल टू जी प्लस म्यू ए। ये ए वाली टर्म्स एक तरफ इकट्ठी कर लो, दूसरी तरफ इकट्ठी कर लो, तो क्या आ जाएगा, ए वाली को इस तरफ ले आओ, ये बन गया 1 माइनस म्यू, और दूसरी वाली को दूसरी तरफ ले जाओ, ये बन जाएगा 1 प्लस म्यू इंटू जी बन जाएगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस म्यू ओवर 1 माइनस म्यू इंटू जी। ये एक्सेलेरेशन आ गई है बॉडी में, ठीक है ना, बड़े ब्लॉक में एक्सेलेरेशन आ गई है, तो फोर्स निकाल लो। तो फोर्स मैक्सिमम किसके इक्वल होगी, मास इंटू एक्सेलेरेशन। तो मास कितना है, m प्लस 2m। बेटा m प्लस 2m क्यों लिया, क्योंकि m तो बड़े वाले का और छोटे दोनों ब्लॉक भी तो इसी पे पड़े हैं, तो नेट मास कितना हो जाएगा, m प्लस 2m इंटू एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन कितनी फाइंड आउट की है, 1 प्लस म्यू ओवर 1 माइनस म्यू इंटू जी। तो ये आ गई एफ मैक्सिमम। तो इस तरह से हम मैक्सिमम और मिनिमम फोर्स फाइंड आउट कर लेंगे, जिसके लिए ये ब्लॉक्स जो हैं ये स्टेशनरी रहेंगे। तो इस तरह से बेटा इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, इसे नोटबुक पे उतार लेना आपने। सो अब एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा असाइनमेंट के रूप में, उसे आपने सॉल्व करना है। तो यही सारी अप्रोचेस लगानी है। तो क्वेश्चन नोट करो, मान लो ऐसे एक सिस्टम, यहाँ पे पुल्ली लगी है, यहाँ पे ब्लॉक पड़ा है, ऐसे कर, ये नीचे वाले ब्लॉक का मास कैपिटल एम है, ऊपर वाले का स्मॉल एम, ठीक है। और ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल M over M so that system remains at rest, ठीक है। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया है, यहाँ पे भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो म्यू है, ठीक। तो आपने फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, M over M की रेशियो फाइंड आउट करना है। तो ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आपने करना है। सो आज हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रिक्शन के साथ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स किए हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर।